Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज हम कवर करने वाले हैं 21, 22 और 23 फरवरी 2023 के पेपर 1 में पूछे गए सभी कॉमन टॉपिक्स को। तो आप सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे उन टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। सो इसमें हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 6, यूनिट 8 आईसीटी, यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन के कॉमन टॉपिक्स जो कि अभी तक के सभी शिफ्ट्स में एज इट इज पूछे गए हैं। बाकी के जो यूनिट्स हैं वो पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से स्टार्ट करते हैं एंड इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसके ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, ठीक है। सो इसमें 4 चीजें होती है जिस पर आपको ध्यान देना है। वो 4 चीजें हैं ए, ई, आई एंड ओ, ठीक है। सो इनके फुल फॉर्म स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम एंड ओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम नॉट। अगर एक स्टेटमेंट बोलूं ऑल डॉग्स आर कैट्स, इसका मतलब है स्टेटमेंट ए है। नो डॉग इज अ कैट, सो ई स्टेटमेंट होगी। सम डॉग्स आर कैट्स, इसका मतलब है वो आई स्टेटमेंट है। एंड ओ का मतलब है सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो वो हो गई आई वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज एग्जाम में जो पूछी जाती है वो ये होती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इन चारों टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप। अगर हम लोग ए और ई के रिलेशनशिप की बात करें, सो इसको बोला जाता है कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। आई एंड ओ की बात करें सो ये होता है सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, राइट। उसके बाद ई एंड ओ, आई एंड ए, ये जो होते हैं ये होते हैं सब ऑल्ट्रन स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये वाला भी सब ऑल्ट्रन ही रहता है। अब हमने ये 4 के बीच में रिलेशनशिप देख लिया। लास्ट रिलेशनशिप जो है वो है आई से ई के बीच में एंड ए से ओ के बीच में। इस तरह से डायगोनली जो रिलेशनशिप होता है इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहां तक की बातें अगर आप लोगों ने नोट कर ली है तो इसके बाद फिर अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है इनके बीच में रिलेशनशिप एंड ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 के स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ हम लेकर के आए हैं। इस पीडीएफ में आपको 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलते हैं जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ही अवेलेबल है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें अपडेटेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है जो कि एग्जाम में एज इट इज आएंगे। इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। सो क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है, सो आप लोग 1 से 2 बार इन क्वेश्चंस को एज इट इज पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो आप लोग करेक्ट आंसर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो एंड इसके लिए आपको फीस पे करनी है, जो कि एक ही बार फीस देनी है 699। 80 प्लस आप लोग बहुत इजीली इस पीडीएफ की मदद से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी स्कोर कर सकते हो। ओके, सो वापस आते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें कि हम देख रहे थे कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। सो अगर हम लोग ए ओ एंड आई ई की बात करें, यानी कि सब कॉन्ट्राडिक्टरीज की बात करें, सॉरी कॉन्ट्राडिक्टरीज की बात करें, सो ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है। अगर हमारे पास ए ट्रू है, ऑल वाली स्टेटमेंट्स को अगर ट्रू बताया गया है तो ओ क्या होगा, वो फॉल्स होगा। ए अगर ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, ए अगर फॉल्स है तो ओ बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इस तरह से ये रिलेशनशिप रहता है। सिमिलरली आई और ई के बीच में भी होता है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। तो ये आ गया कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट रिलेशनशिप आ जाता है ए एंड ई के बीच में, जो कि कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती है। ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स एक साथ हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जाम में ये एज इट इज डेफिनेशन आएगी, इसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछा होगा कि टू स्टेटमेंट्स व्हेन कैन बी फॉल्स टुगेदर बट नॉट ट्रू टुगेदर, इसका मतलब है कि हम कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली सब कॉन्ट्ररीज यानी कि आई एंड ओ की अगर हम लोग बात करें, सो ये क्या होता है, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू तो हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ गलत कभी भी नहीं हो सकती। तो इसमें भी आपने ये स्टेटमेंट को एज इट इज क्या करना है, याद रखकर जाना है। अगला आ जाता है ए एंड अपना आई के बीच में रिलेशनशिप।
सबऑल्टर्न, ठीक है। सो सबऑल्टर्न में क्या होता है, ए अगर ट्रू है, ठीक है, ए अगर ट्रू है, नीचे की ओर आएंगे तो आई को भी ये ट्रू कर देगा। लेकिन आई अगर हमारे पास फॉल्स है, ए ट्रू है तो वो आई को भी ट्रू कर देगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग आई वाली स्टेटमेंट से ए वाली स्टेटमेंट की ओर जाते हैं तो क्या होगा, आई अगर हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये ए को भी फॉल्स कर देगा। तो आपने इस तरह से इसको याद रख लेना है, ठीक है। सेम रहता है हमारे पास ई एंड ओ के बीच में रिलेशनशिप। ई अगर ट्रू है तो ओ भी ट्रू हो जाएगा, ई अगर फॉल्स है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ओ अगर फॉल्स है तो वो ई को भी फॉल्स कर देगा। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो वो स्टेटमेंट को ट्रू कर देगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा। तो आई होप ये आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इसमें आपको इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज आ जाती है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फैलेसीज। ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। सो फैलेसी के अभी तक टाइप्स में से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो फैलेसी में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फॉर्मल फैलेसी, एक होता है इनफॉर्मल फैलेसी। तो एक शिफ्ट में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज रेफर्स टू एरर्स। फैलेसीज का मतलब क्या होता है, रीजनिंग में किसी भी तरह का एरर अगर हो तो रीजनिंग के जो लॉजिक होते हैं, रीजनिंग का जो लॉजिक होता है, अगर उसमें एरर है एंड उसकी वजह से क्या होता है, हमारा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड मान दिया जाता है, तो उस चीज को फैलेसी बोला जाता है। फॉर्मल फैलेसी की बात करें, इट रेफर्स टू आर्ग्यूमेंट दैट हैव इनवैलिड स्ट्रक्चर। किसी भी स्टेटमेंट में, ठीक है, किसी भी आर्ग्यूमेंट में अगर इनवैलिड स्ट्रक्चर उसका होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जिसका फॉर्म इनवैलिड होगा, तो वो होती है फॉर्मल फैलेसी, ठीक है। एंड इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है, इट रेफर्स टू द आर्ग्यूमेंट दैट हैव इनकरेक्ट और इररेलेवेंट प्रीमाइसेस। इनकरेक्ट और इररेलेवेंट प्रीमाइसेस, ये होती है इनफॉर्मल फैलेसीज, ठीक है। सो इसमें भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फॉर्मल फैलेसीज की बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग फॉर्मल फैलेसीज की बात करें, सो इसमें पहला टाइप आ जाता है इलिसिट कॉन्ट्रापोजिशन। नाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम याद रख लीजिए। दूसरा आ जाता है हमारे पास इलिसिट कन्वर्सेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज आ जाती है, एक टाइप आता है यहाँ पर फॉल्स जेलिमा। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। एक आ जाता है कॉम्प्लेक्स कॉज। ये नाम जो जो मैं बता रही हूँ डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको अभी रिवाइज कर लेना है। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्लिपरी स्लोप फैलेसी, ठीक है। सो स्लिपरी स्लोप क्या है, ये आप लोगों के पास एक लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में काउंट की जाती है, ठीक है। फॉर्मल फैलेसी इज एन आर्ग्यूमेंट वेयर कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो द प्रीमाइसेस। अब देखो, आपको पता है प्रीमाइसेस क्या होती है, दो स्टेटमेंट्स होती है आपके पास, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू होती है एंड एक कंक्लूजन होता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला करके प्रीमाइस बोला जाता है। अगर ये दोनों प्रीमाइसेस के बाद कंक्लूजन उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास होती है फॉर्मल फैलेसी। द अपील टू प्रोबेबिलिटी फैलेसी, इसको याद रख लीजिए, द अपील टू प्रोबेबिलिटी फैलेसी इज टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल फैलेसी, ठीक है। फैलेसीज के कुछ और टाइप्स भी होते हैं जो कि एग्जाम के लिए आपको नोट कर लेने चाहिए, जिसमें कि एक आ जाता है, पहला एग्जाम में जो पूछा जाता है यूजीसी नेट में, वही बता रही हूँ, वो है रेड हियरिंग फैलेसी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम, इसको सिंपली आप एड होमिनेम के नाम से भी जानते हो। एंड एक और आ जाता है, वो है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन बहुत इजी है। रेड हेयरिंग का एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने आप लोगों को कोई बात बताई, आप लोगों ने उस बात को अच्छे से नहीं सुना एंड आपने वो बात आगे किसी और को बता दी। अब आपने ही क्योंकि उस बात को अच्छे से नहीं सुना था, तो उसका मीनिंग तो आप अच्छे से समझ ही नहीं पाए होंगे। जब आपने आगे वाले पर्सन को वो बात बताई तो उसका मीनिंग कुछ का कुछ हो गया, वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो ये होता है रेड हेयरिंग फैलेसी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर, ठीक है, अगले टॉपिक की ओर जिसका नाम आ जाता है आईसीटी,
ठीक है, यूनिट का नाम आईसीटी। सो आईसीटी में देखो अभी तक 3 डे में यानी कि हमारे पास टोटल 6 शिफ्ट्स हो चुकी हैं। तो 6 में से 4 शिफ्ट्स में कॉमन जो टॉपिक रहा है वो है जनरल एब्रिविएशन, यानी कि जो सिंपल फुल फॉर्म्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100 प्लस उनको कवर करना पॉसिबल नहीं है, उस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लिंक में जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक है अंकिता सूद के नाम से, वहां पर आपको हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। सो आईसीटी के जनरल एब्रिविएशन के नाम से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है एसएसडी। एंड एक और चीज पूछी जाती है वो है एचडीडी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, विद लो लेटेंसी एंड फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि एसएसडी की क्या होती है, लेटेंसी बहुत लो होती है लेकिन प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी लेटेंसी हाई होती है लेकिन इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत कम होती है अगर हम इसको एसएसडी के साथ कंपेयर करें। तो एक चीज यहाँ पर पूछी गई थी, एचडीडी जो होता है ये बहुत ही सस्ता होता है एंड इसकी स्टोरेज का जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसडीडी। दूसरा टॉपिक जो हर एक शिफ्ट में पूछा गया है वो है मालवेयर। वो है मालवेयर और उसके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सो मालवेयर में बेसिकली पहले हम क्लासेस की बात करते हैं। सो इसमें 2 क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है वायरस, जो कि आपने सुना होगा, एंड दूसरी क्लास का नाम होता है वॉर्म। तो वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर के सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर देता है और अपने आप को फिर बढ़ाता जाता है। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे मोबाइल के अंदर वायरस आ गया, एक वायरस बना, वो अपनी कॉपी खुद बना लेगा। फिर वो अपनी, अब जैसे देखो 1 से 2 बन गए, फिर 2 से आगे 4 बन जाएँगे। फिर हर एक का यहाँ पर एक-एक कॉपी बन जाएगा तो वो 4 से 8 हो जाएगा। तो इस तरह से वायरस फटाफट बढ़ता जाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता जाता है। वर्म क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि इस तरह से ये बढ़ता जाता है एंड नेटवर्क की मदद से। जब भी हम लोग इंटरनेट अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, सिर्फ उसी की मदद से वर्म जो है स्प्रेड हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मालवेयर से रिलेटेड कि इसके कॉमन टाइप्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? सो इसको नोट कर लीजिए, ये होता है एडवेयर। अब देखो आप लोग कोई भी वेबसाइट चलाते हो, यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, आप फेसबुक देख लो, आप या कोई भी वेबसाइट में कुछ सर्च कर रहे हो तो आपको बीच-बीच में एड्स आती है, कुछ भी एड हो सकती है, वो ऑनलाइन शॉपिंग की हो सकती है या किसी प्रोडक्ट की हो सकती है। अगर आप लोग उस एड के ऊपर क्लिक कर देते हो, तो भी आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एड से वायरस आएगा। कई नॉर्मल भी होती है लेकिन एडवेयर इस कैटेगरी में आता है कि एडवर्टाइजमेंट, जो आपको किसी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट मिलती है, आप उस पे क्लिक करते हो तो आपके इमीडिएटली सिस्टम में वायरस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है फिर हमारे पास फायरलेस मालवेयर, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा इस लेवल पर अगर हम बात करें तो इसको यूज नहीं किया जाता, राइट। नेक्स्ट फिर कौन सा टाइप आ जाता है? वो आ जाता है वायरस। नेक्स्ट आ जाता है वर्म और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रोजन, जिसको कि ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। एक आ जाता है हमारे पास बोट्स। उसके बाद आ जाता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर भी एग्जाम में पूछा जाता है। रैंसमवेयर, रैंसम क्या होता है? जैसे देखो आपने देखा होगा कि किसी पर्सन ए को मान लीजिए किडनैप कर लिया तो किडनैपर फोन करेगा कि हाँ भाई हमें इतना पैसा दे दो और अपने आदमी को लेकर चले जाओ वापस, ऐसा होता है ना। तो रैंसमवेयर में भी यही होता है, आपका सिस्टम एक लिंक मिलेगा या आपको कुछ भी फाइल ऐसी मिलेगी, जैसे आप उस फाइल को ओपन करते हो तो आपके मोबाइल का, आपके लैपटॉप कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो उस पर्सन के पास चला जाएगा। अब उसमें आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा भी है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेल्स हो सकती हैं, वो उनके पास चली जाएगी। तो वो आपको फोन करेंगे कि हमें इतना पैसा दे दो, हम आपके अकाउंट को छोड़ देते हैं, जो आपका सिस्टम हमने कैप्चर करके रखा है उसको छोड़ देते हैं। तो वो रैंसमवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक आ जाता है स्पाईवेयर। तो अभी तक के एग्जाम्स में रैंसमवेयर पूछा गया है। एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स और बोट्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मालवेयर के जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो भी अभी शॉर्ट में मैंने बताए, इन पे डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हो फेज 2 से पहले पहले, तो भी मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी।
ओके, सो तीसरा टॉपिक जो कि हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है, वो है रैम एंड रोम, इनकी फुल फॉर्म एंड इनका मीनिंग। रैम का मतलब होता है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एंड दूसरा रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जो कुछ भी होता है उसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम लोग रीड के साथ साथ राइट भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसके अलावा एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। दूसरी चीज यहाँ पर पूछी जाती है कि सीडी रोम एंड डीवीडी रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, रोम की फुल फॉर्म आपको पता है, सीडी का और डीवीडी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये स्टूडेंट्स मैंने दे दिया आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आगे आने वाले किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। सीडी की फुल फॉर्म और डीवीडी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताइए, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। एंड बाकी के लोग जो कमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को जरूर दुआएं देंगे कि उनको भी इसकी फुल फॉर्म पता चल गई, तो जल्दी से इसको बता दीजिए, ठीक है। रैम रोम के बाद एक टॉपिक है जो कि अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं, जिसका नाम है साइबर स्वच्छता केंद्र, ठीक है। इसको सीएसके के नाम से आप याद रख सकते हो। ये क्या है, ये बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर एक उन्होंने कदम उठाया है, जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि साइबर स्वच्छता केंद्र क्या है और कैसे हमें रखना है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। It is used to create a secure cyberspace by detecting botnet infection in India and to notify enable cleaning. अब आपने पीछे जैसे देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया था, उनका डेटा सारा किसी हैकर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। सो उन सब चीजों से बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था उनको, ठीक है, उनके काम में बहुत नुकसान हो गया था, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये बनाया गया है। इसके बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आता है एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज, यानी कि पुराने समय में कौन कौन सी इंडियन फेमस यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है। सो इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, नाम याद रख लीजिए। एक है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दूसरी है हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट आ जाती है वल्लभी यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट वी हैव विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, and then we have Udantapuri University and then जगदला यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो ये नाम मैंने आपको बता दिए एंशियंट इंडिया यूनिवर्सिटीज का, ये आपके सामने लिस्ट है। अब एक तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जा सकता है, जो कि एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, कि कौटिल्य, आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। सो कौटिल्य और पाणिनि कौन सी एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी में से पढ़े थे, इन सभी यूनिवर्सिटीज में से बताइए वो किस में से पढ़े थे। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इसी यूनिट में से नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट है, हायर एजुकेशन यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो एंशियंट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो मैंने बताई, कौटिल्य वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सो यूनिवर्सिटीज कितनी तरह की है इंडिया में, बेसिकली 4 तरह की है। एक आ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको कि आप लोग यूनियन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्टेट यूनिवर्सिटीज, देन वी हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, एंड आ जाती है फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। ओके, सो ये है यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया की कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय देयर फंक्शंस। फंक्शंस के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर कैसे यूनिवर्सिटीज को डिवाइड किया गया है। तो पहली यूनिवर्सिटी है, पहला आ जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर डिजाइन किए गए हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास यूनिटरी यूनिवर्सिटीज, तीसरा आ जाता है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज,
उसके बाद आ जाता है फिर सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, इंडियन यूनिवर्सिटीज 4 है, बाकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है इंडिया में 2023 के डेटा के हिसाब से? सेंट्रल कितनी है, स्टेट कितनी है, प्राइवेट कितनी है, डीम्ड टू बी कितनी है, वो डिटेल में आपको पढ़कर जाना है, ये हमने डिस्कस किया है। आप अगर लिंक देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें एक सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की थी 1 hour 1 unit, उसमें 60 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट एक यूनिट हमने कवर की थी। अगर आप हायर एजुकेशन देखोगे तो ये सारी चीजें हमने उसमें बहुत अच्छे से कवर की हुई है। एक टॉपिक जो कि कभी भी एनटीए मिस नहीं करता वो है एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। इसका थोड़ा सा बता देती हूँ, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो रिसेंटली मैंने बनाई है। सो इसके हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये क्या है? ये 4 पिलर्स है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। पिलर्स का मतलब है कि जिसके आधार पर ये काम करती है। इसके बाद इस एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 यानी कि 10+2 क्लास के सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया गया था 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना ही यहाँ पर मैं बता रही हूँ। डिटेल्ड वीडियो है जिसमें कि एक वीडियो है जिसमें मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए हैं, और एक वीडियो है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। इसके बाद फिर स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन का एक और लास्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक है, वो है वेदास। आपने वेद सुने होंगे। कितने वेद होते हैं हमारे पास? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, दूसरा आ जाता है सामवेद, तीसरा आ जाता है यजुर्वेद एंड लास्ट आ जाता है अथर्ववेद। आपको पता होना चाहिए कौन से वेद में क्या चीज लिखी है। ये भी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ कि जैसे आप लोगों ने मंत्र पढ़े हैं, गायत्री मंत्र होते हैं, बहुत सारे और भी मंत्र होते हैं हमारे पास। इन चारों वेद में से कौन सा वो ऐसा वेद है जिसमें कि हर एक मंत्र के लिरिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हर एक मंत्र के शब्द कौन से वेद में लिखे हैं। या फिर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इन चारों वेद में से जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें होती हैं वो कहाँ पर की गई हैं। जो जादू टोना या फिर मंत्रों के द्वारा जो किसी बीमारी को दूर किया जाता है, इस तरह की चीजें आपने देखी है, ये सब चीजें कौन से वेद के अंदर होती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो वेद कितने हैं? 4 हैं। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है वेदांगास कितने हैं, ठीक है। तो वो कितने हैं आपको कमेंट करके बताना है, ओके। जितने होमवर्क क्वेश्चन इनको नोट कर लीजिए, डिटेल्ड वीडियो में सब मिल जाएगा, 1 hour वाली वीडियो में सब मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रीवियस यूनिट पर, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट। इस यूनिट में आप लोगों से प्रोटोकॉल्स जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब बनाया गया था एंड जो है इसको किस चीज के लिए बेसिकली बनाया गया था? सो ये है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योटो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है। सो क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली 6 ग्रीन हाउस गैसेस है जिसपे फोकस किया जाता है। नाम नोट कीजिएगा, मैं लिखूंगी नहीं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मीथेन, तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नेक्स्ट है परफ्लोरोकार्बन एंड लास्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए ऐड की जाती हैं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कब किया गया था? इसको 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था। कहां पर? क्योटो नाम की एक जगह पर जो कि जापान में स्थित है, राइट। ये आपको रखना है। कितनी कंट्रीज इस प्रोटोकॉल में जुड़ी हैं? टोटल 192 कंट्रीज जो हैं वो इस प्रोटोकॉल में जुड़ी हैं एंड वो अपने क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हमें मदद करना चाहती है। इसमें 2 पीरियड को डिवाइड किया गया था। पहला पीरियड था 2008 से लेकर के 2012 तक एंड दूसरा पीरियड था 2013 से लेकर के 2020 तक। तो ये चीजें आप लोगों को क्योटो प्रोटोकॉल के रिगार्ड में याद रखनी है, ओके। उसके बाद फिर दूसरी चीज, दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगा सब कुछ।
ये किससे रिलेटेड है? ये है ओज़ोन लेयर से रिलेटेड। एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल किससे रिलेटेड है, तो ये है ओज़ोन लेयर से रिलेटेड, ठीक है? ओज़ोन डिप्लीशन जो हो रही है, हमारे इसमें जो ओज़ोन लेयर डिप्लीट हो रही है, घटती जा रही है, उसको नुकसान पहुँच रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है इस प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल को बनाया गया था। ये आपने याद रखना है। ओज़ोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? जो भी एक लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ जो कि नुकसान पहुँचाती है, उससे हमें बचाती है। अब धीरे-धीरे वो लेयर पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुँच रहा है। तो उस लेयर को घटने से कैसे बचाया जाए, उसके लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। तीसरा आ जाता है हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि पेरिस में बनाया गया था। इसका नाम है इसको कॉप 21 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये भी ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है पृथ्वी पर, उसको कम करने के लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया था। ओके, अब आप बोलोगे कि ये भी ग्रीन हाउस के लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल भी ग्रीन हाउस के लिए था, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है शायद ज्यादा, तो आप लोग इसको अभी छोड़ सकते हो, ठीक है? साथ ही इसका फोकस किस पे रहता है? पेरिस एग्रीमेंट का फोकस भी किस पे है? इसका फोकस भी है क्लाइमेट चेंज पर एंड ग्लोबल टेम्परेचर। जो पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत सारे कारणों की वजह से, उन सब के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया था। ओके, सो नेक्स्ट एग्रीमेंट जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, फोर्थ एग्रीमेंट है ये, इसका नाम है रियो समिट। 1992 में इसको बनाया गया था, ठीक है? इसको आप लोग रियो कॉन्फ्रेंस या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जानते हो। सो एग्जाम में कुछ भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है? इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसको फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, जो कि एग्जाम में पूछा गया है अभी भी और आगे भी जरूर पूछा जाएगा, ठीक है? सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 कंट्रीज हैं एंड इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। एंड इसको कब रिलीज किया गया था? इसको 24 फरवरी 2021 में रिलीज किया गया था एंड 2017 में, सॉरी 2012, ठीक है? एंड 2017 में इसको काम पर लाया गया था। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंडिया और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर्स ने मिलकर इसको शुरू किया था। तो ये भी एग्जाम में आता है। इनका मेजर फोकस किस पे है? इस इनिशिएटिव का मेजर फोकस है कि जिन जिन कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में जिन बड़ी बड़ी कंट्रीज या छोटी कंट्रीज में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें रहती हैं, ठीक है? 365 दिन में से अगर 300 से ज्यादा दिनों में सूर्य की किरणें हमारी उस धरती पर पड़ती हैं, तो वो सभी कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया है एंड ये रखा गया है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज करो। दूसरी एनर्जी को बचाओगे, सोलर क्योंकि नेचुरल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, तो कैसे उसका यूज करके हम अपनी धरती को और बहुत सारी चीजों से बचा सकते हैं, वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है? सो इसके साथ ही कॉप 26 जो है, कॉप 26 में इंडिया ने ये एक शपथ ली थी कि वो 2030 तक 500 गीगावाट तक का सोलर पावर जो है वो सेव करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी इंडिया अपना टारगेट पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट के अंदर आ जाता है। इसके अलावा एक और चीज आती है, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, आपको पता है कि अभी भूकंप आया है रिसेंटली, तो वो कैसे आया है, कितनी स्पीड थी उसकी, वो आपको पढ़कर जाना है। भूकंप क्यों आते हैं, एक भूकंप अगर आ गया, उसके एक दिन के बाद दूसरा भूकंप आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, उनमें स्पीड हमेशा ज्यादा होती है। पहले से ज्यादा दूसरे में होती है, दूसरे से ज्यादा तीसरे में होती है। उसका क्या कारण हो सकता है, ये सब चीजें आपको जरूर पढ़कर जाना है। तो उस पर अगर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो भी मुझे आप लोग कमेंट जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसके साथ ही यूजीसी नेट पेपर 2 स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें, इसमें हम यूजीसी नेट पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल लाए हैं, जिसमें टोटल 10 यूनिट्स के नोट्स एंड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट कीजिए एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, दो दो 1280 रुपए, जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेगा एंड उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करने में भी मदद करेगा।
इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि 24th यानी कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसपे भी उसके टॉपिक्स पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं लाऊँ या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हो एक वीडियो लेकर के आऊँ, तो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं डेफ़िनिटली आपके रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप इज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हो।